وأتموا الحج والعمرة لله. हाँ, तो मुझे कहीं मिला था कि आप रमन और इज्तिबाक अगर आप भूल जाते हैं या फिर कंप्लीट छूट जाते हैं तो दम देना पड़ता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, दम जो होता है ना, वाजिब के छूटने पर होता है। जो चीज़ वाजिब है और वो छूट गई तो उस पर दम वाजिब होता है। रमल इस्तिबा कोई वाजिब नहीं है, लिहाजा इस पर दम भी नहीं छूटने पर। तो हज में वाजिब कौन कौन सी है? उम्रा और हज दोनों में। देखिए, हज में फ़र्ज जो है, एक तो मीक़ात से एहराम बांधना। आप हजरात जो है, ज़ाहिर बात है कि मदीने मुनव्वरा से जब वापसी होंगी आपकी, तो आप जो है बीर अली पर एहराम बांध लेंगे। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, तवाफ़ कर लेंगे, आप सई कर लेंगे, अपने बाल काट लेंगे, फिर आप पहुंच जाएंगे जहां क़ियाम होगा आपका अज़ीज़िया में। जी, अज़ीज़िया में ये होगा कि आप वहीं से एहराम बांधेंगे हज का, वहीं से आप हज का एहराम, आपको मक्का आने की ज़रूरत नहीं, आप हज का एहराम बांधेंगे, आप मीना जाएंगे। जी, 8 तारीख़ को 7 के शाम में आपको लेके चले जाएंगे वहाँ से। 8 तारीख़ को मीना जाएंगे, मीना में 5 नमाज़ें पढ़नी है, फिर अरफात आना है, फिर रात में मुज़दलिफ़ा ठहरना है 9 की रात में। जी, 9 की रात में मुज़दलिफ़ा पहुँचना है, 8 की रात में। 9 को अरफात है, 9 की रात में मुज़दलिफ़ा है। जी, 10 तारीख़ को फिर मीना जाना है आपको। मीना जाके पहले कंकरी मारना है। कंकरी मारने के बाद, जैसे पहले मैंने कहा, आपकी क़ुरबानी कब होगी नहीं मालूम, वो सऊदी हुकूमत कर रही है, आप बाल काट लेंगे। बाल काटने के बाद आप फारिग हो जाएंगे, आप अपना लिबास पहन सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 11-12 को आपको, अब पहले दिन जो है आपको बड़े शैतान कंकर मारनी है। 10-11 को आपको तीनों को मारनी है और 12 को तीनों को मारनी है। उसके बाद फिर आपको 10 या 11-12 3 दिन में से किसी दिन आपको मक्का आना है। मक्के में जो है तवाफ़ ज़ियारत करना है, सही करना है। जी, ये काम है वहाँ पर। अब बाल नहीं काटना है, बाल तो आपने काट दिया, आपका हज हो गया। जैसी अरफात में आप पहुँचेंगे और मगरिब से पहले पहले वहाँ से गुरूब आफ्ताब के बाद निकल जाएंगे, सब में बड़ा रुकन हज का वही है। जी, अब हज में जो फ़राइज़ है, वो फ़राइज़ क्या है? मीक़ात से एहराम बांधना, नियत करना, तलबिया पढ़ना, ये तीन हो गई ये। दूसरा, अरफात में ठहरना, आफ्ताब ढलने से लेकर गुरूब आफ्ताब तक ठहरना वाजिब है। जी, लेकिन अरफात से कोई आदमी ऐसा गुज़र भी जाए तो उसका फ़र्ज़ अदा हो जाएंगे। इसलिए जो लोग बहुत बीमार होते हैं उनको वहाँ की हुकूमत एम्बुलेंस से मिला के गुजार देती है अरफात में से। अरफात छूट गया, आप पूरी ज़मीन व आसमान घूम जाओ, हज अदा नहीं होगा आपका। मेन पॉइंट वहाँ हज में अरफात है। तो अरफात में जो है, और जो है हज के ये 3 और 4 जो है फ़राइज़ हो गए हज के। उसके बाद जो है हज के जो वाजिबात है, एक तो वक़ूफ़ मुज़दलिफ़ा, यानी मुज़दलिफ़ा में फ़जर के बाद से थोड़ी रोशनी निकलने तक क़याम करना, ये मुज़दलिफ़ा में वाजिब है। ये दुआ में मसरूफ़ रहना। नंबर 2, हज के वाजिबात में सफ़ा मरवा की सई करना। नंबर 3, तीनों जमरात पे ने तीनों शैतानों पे कंकरी मारना। जी, और बाल मुंडवाना या कतरना। और आखिरी में तवाफ़ विदा, जब वापस आप इंडिया आ रहे हैं तो आप कभी भी तवाफ़ विदा कर सकते हैं। इसमें एक मसला कि आपने तवाफ़ विदा पहले कर लिया और उसके बाद 8 दिन आप रहे वहाँ, 5 दिन रहे, फिर तवाफ़ करते रहे आप,
तो आपका वो जो तवाफ़ विदा है वही तवाफ़ विदा समझा जाएगा। वो तवाफ़ विदा जो है वाजिब है। ठीक है। जी, मुफ्ती साहब से एक सवाल मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आजकल जो है मताफ में बग़ैर एहराम के जाने नहीं देते। जिनको उम्रा करना है वही लोग जा सकते हैं। अब हमें हमारे हुज्जाज कराम ज़ईफ़ हैं, ख़वातीन हैं। खैर ख़वातीन को तो एहराम नहीं है, वो मताफ में कभी भी जाकर तवाफ़ कर सकती हैं, लेकिन मसला जेंट्स का आता है। तो क्या हम एहराम पहने नियत न करें और तवाफ़ करें? क्या इस तरह से कर सकते हैं क्या? एक तरह से तो वो गलत है, लेकिन क्या करें? 3.5 किलोमीटर का चक्कर होता है ऊपर से तवाफ़ करने में, और तवाफ़ अफजल इबादत है। तो हम होटल से एहराम पहन ले और नियत न करें, मताफ में जाके तवाफ़ कर लें और आ जाएं, क्या ये कर सकते हैं? जाहिर बात है कि हम नियत भी नहीं कर रहे, तलबिया भी नहीं पढ़ रहे, सिर्फ 2 चादरें ओढ़ कर जो है तवाफ़ करने जा रहे। तो एक वहाँ के जो कवानीन हैं उस कवानीन की भी ख़िलाफ़ वर्जी है, और जिस भी हुकूमत के तहत हम कहीं रह रहे हो वहाँ के कवानीन को फॉलो करना ज़रूरी है। तो तवाफ़ सिर्फ उम्रे में है, हज में है, बाकी तवाफ़ नफिल होगा। तो नफिल तवाफ़ के लिए गलत रवैया इख्तियार करके या गलत लिबास इख्तियार करके शरन इसकी इजाज़त बिल्कुल नहीं है। जज़ाकल्लाह। देखिए, हज के मुतालिक बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको याद नहीं रहेंगी। तो इंशाअल्लाह हज में तो मैं आपके साथ हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा 32वां हज है। दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, और मैं इंशाअल्लाह आपकी सही तौर पर रहनुमाई कर सकूं। तो मैं हज में हूँगा। 6 तारीख को हम अजीज़िया में इंशाअल्लाह एक प्रोग्राम करेंगे। ईशा की नमाज के बाद 2 घंटे 3 घंटे बैठेंगे, मैं हूँगा। जो भी सवालात हैं, और ताज़ा रहेगा हज के 5 दिन के बारे में, तो वहाँ आपको हज के बारे में पूरी तफसीलात दूंगा। अभी देने पर आप भूल जाएंगे। हज की हमामी, एहराम, भीड़, हरम, पहली बार, तो जो भी चीज़ें आप अभी हज के बारे में सवालात करेंगे वो भूल जाएंगे। तो इंशाअल्लाह 6 तारीख को हज के मुतालिक पूरी तफसीलात देंगे। और वहाँ पे मौलाना नासिर नदवी रहने वाले हैं, उनका मोबाइल नंबर है। वो 1-2 प्रोग्राम इंशाअल्लाह आपके होटल सफ़वा में भी करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि हज के 5 दिन में भी उनको अगर परमिट मिल जाता है गवर्नमेंट से, क्योंकि बहुत सख्ती है। पहले तो 2 साल बहुत सख्ती रही। हमारा कोटा पिछले साल काट दिया गया, सिर्फ 16 का कोटा मिला था। तकरीबन 60 हाजी हमारे इस ग्रुप में ऐसे हैं जिन्होंने 2 साल पहले बुकिंग की 2025 के हज में। अल्लाह ताला उनके सब्र को कबूल करे। उनकी जो परेशानी हुई 2 साल, हम उसके लिए माफ़ी के ख्वाहिशगार हैं। लेकिन क्योंकि कोटा ही 16 का हमें मिला था, हम कुछ कर ही नहीं सकते थे। और इंडिया के टूर ऑपरेटर का 52,000 का कोटा 10,000 कर दिया था उन्होंने, तो इसलिए वो मुश्किलात हुई। और अब ये जंग आ गई है, तो जंग आने की वजह से भी बहुत सारी नई चीज़ें, अब जैसे ये बैग का मैंने आपको बताया कि अब तक 31 साल से ये होता था कि इमिग्रेशन, कस्टम, सिक्योरिटी चेक होने के बाद हम अपना बैग लेते थे और एक ट्रॉली में सबके बैग भरे जाते थे, और जो बस में हम सवार हो रहे हैं उसके ऊपर वो बैग चढ़ा दिए जाते थे हमारे अपने, और हम जो होटल में जा रहे हैं जब भी साथ में आ जाता था। लेकिन अब उन्होंने तमाम बैग्स ममनू कर दिया। आप चले जाइए होटल बस में बैठकर, आपके बैग्स 8 घंटे 10 घंटे के बाद होटल पे पहुंचेंगे, वो ट्रेला से, लॉरी से, ट्रक के ज़रिए। ये नया सिस्टम उन्होंने डाल दिया है। तो नए नए कवानीन जो आएंगे इंशाल्लाह, वहाँ पर जैसे हालात होंगे आपको कदम कदम पर 12 तारीख, अभी 2 तारीख से लेकर तो 12 तारीख तक मक्का में रहना है। नदीम साहब आपके साथ हैं। एक स्टाफ हमारा कल चला गया, मक्का पहुंच गया, फुरकान नाम है उसका। उसके अलावा मौलाना नासिर नदवी है, 3 लोग हैं वहाँ पर इंशाल्लाह। और मैं इंशाल्लाह 18 मई को मदीना मुनव्वरा में आपसे मिलूँगा।
और हज में तो 5 दिन मैं खुद साथ में हूँ, अजीज़िया में पूरे सफ़र साथ में हूँ और वापसी इंशाल्लाह आप लोगों के ही साथ है। तो जो भी सवालात होंगे हज के मुतालिक वो वहाँ पूछे आप, हज के मुतालिक उसी वक्त बताएं तो आपको याद भी रहेगा इंशाल्लाह। जी नहीं नहीं, तो मौलाना ने क्या कहा कि उन्होंने नहीं, तो तवाफ़ नहीं करना है तो एहराम पहनने का मतलब नहीं है। सऊदी हुकूमत ने रूल बना दिया है कि भाई जो लोग उम्रा करने के लिए आ रहे हैं, हज के लिए आ रहे हैं, पहला उम्रा जैसा आप करने वाले हैं, ऐसे ही पूरी दुनिया से 35 लाख लोग आ रहे हैं। तो अब ये पोजीशन होगी कि माशाल्लाह आप लोग 2 तारीख को जा रहे हैं, तकरीबन हरम जो है 50-60% खाली होगा। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरेंगे 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख लोग रोज़ाना आया करेंगे। तो पहले उनको मौका देना है, उनका तवाफ़ आसानी से उम्रा हो जाए, इसलिए उन्होंने कहा है कि जो उम्रा करने वाले लोग हैं वही मताफ़ में दाखिल हो। मताफ़ की कैपेसिटी मुश्किल से 50,000 से 1 लाख के दरमियान है। अगर वहाँ 2 लाख लोग पहुँच गए तो बहुत मुश्किल मामला होता है वहाँ पर। जैसे स्टैम्पेड हो रहा है, ये सब हालात वहाँ पैदा होते हैं अगर भीड़ ज़्यादा हो गई। तो उन्होंने भीड़ को कंट्रोल करने के लिए ये प्रोग्राम बनाया है, हुकूमत ने बनाया, और हमारा फ़र्ज़ है जैसे कि मुफ्ती साहब ने कहा हज को जा रहे हैं, क्यों वायलेशन करें हम कानून का। सऊदी हुकूमत ने जो कानून बनाया है उसके ऊपर हम अमल करें। और हम वीज़ा लेने से पहले बाकायदा हमारे एग्रीमेंट में है कि हम सऊदी हुकूमत और इंडिया गवर्नमेंट ने जो हज के लिए कानून बनाए हैं हम उसको फॉलो करेंगे। तो मुनासिब नहीं है आप ऊपर से तवाफ़ करें या बैठकर नमाज, नफिल नमाज पढ़ें, तिलावत कलाम पाक करें, हरम को देखें, और अगर हिम्मत आपकी साथ दे रही है तो ऊपर से तवाफ़ करें, आप नीचे से ना करें। नहीं नहीं, नमाज के लिए आप सादे लिबास में जा सकते हैं, लेकिन मताफ़ में नहीं जा सकते। आप सादा लिबास पहनकर मताफ़ में अलाउड नहीं है। चारों तरफ मताफ़ के वो पुलिस वाले और वो सिक्योरिटी गार्ड वाले हैं, वो एहराम देखकर अंदर छोड़ते हैं। तो या तो झूठ बोल कर जाइए आप, यानी आप झूठ ही बोल रहे हैं, एहराम पहन रहे हैं और उम्रा करने की नीयत नहीं है आपकी, तो आप धोखा दे रहे हैं। अल्लाह के घर पहुंचकर हम जो है धोखा दे। मैंने इसलिए जानबूझकर ये सवाल पूछा ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बहुत से लोग ऐसा कर रहे हैं, बहुत से लोग कर रहे हैं, 50% से ज़्यादा लोग इस तरह ही करते हैं, एहराम पहन लेते हैं, चले जाते हैं, तवाफ़ कर लिया, आ गए। तो क्या मतलब है भाई? अल्लाह ताला ने हमें ये कहा है कि हम उस मुक़द्दस सरज़मीन पर जाकर अल्लाह को राज़ी करने के लिए जा रहे हैं। तो वो अल्लाह को तो मालूम है बंदा धोखा दे रहा है, इसने किस लिए पहना है एहराम। नहीं जा सकते। आपको अगर तवाफ़ करना है नीचे से बाहर से करिए आप, वो लंबा है चक्कर 3.5, ठीक है, आराम से करिए, आप एक तवाफ़ करिए। नमाज आप पढ़ सकते हैं बाहर, बहुत जगह है, पूरा हरम 4 मंजिला हरम है, 10 लाख कैपेसिटी है हरम की। मताफ़ में नहीं जा सकते। मताफ़ सिर्फ नए लोग जो हज के लिए आ रहे हैं उनके उम्रे के लिए वो खाली रखना चाहते हैं, भीड़ ना हो वहाँ पर। देखिए, तवाफ़ विदा, तवाफ़ ज़ियारा, हज के 5 दिन, शैतान को कंकरियाँ मारना, मुज़दलिफ़ा से कब निकलना है, ये सब इंशाअल्लाह मैं आपको अज़ीज़िया में बताऊँगा। हाँ, वो हज के बाद, हज 10 ज़िलहज के बाद वो ओपन कर देते हैं, 10 ज़िलहज के बाद आप सादे लिबास में भी जाकर तवाफ़ कर सकते हैं। वो तवाफ़ ज़ियारा के लिए वो कोई पाबंदी नहीं है, और न वो सही के लिए पाबंदी है, कोई पाबंदी नहीं। देखिए, हम बहुत मुक़द्दस सफ़र पर रवाना हो रहे हैं। अक्सर देखा गया कि हाजियों की नमाज इसके अंदर छूट जाती है। प्लेन में है, कैसे नमाज़ पढ़ी है, क़िबला किधर है, क्या है,
उसमें सब में आसान सूरत ये से बम्बई एयरपोर्ट पे हम लोग हैं तो 2 नमाज़ों को जमा करना। हम ज़ोहर पढ़ ले 2 रकात, उसके फ़ौरन बाद असर पढ़ ले। मगरिब पढ़ ली 3 रकात, उसके बाद फ़ौरन इशा पढ़ ली, 3 रकात वितर पढ़ ली। तो सफ़र में इसकी इजाज़त है कि ज़ोहर असर को जमा करना और मगरिब इशा को जमा करना, इसकी सफ़र में इजाज़त है। इससे आम तौर पर यह होता है कि हमारी नमाज़ें नहीं छूटती है, वरना इतने मुक़द्दस सफ़र पे हम जा रहे हैं, वो जो नमाज बहुत बड़ा फरीज़ा है इसको हम छोड़ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जुमे के दिन बहुत जल्दी हरम के दरवाज़े बंद हो जाते हैं। गालिबन 10 सवा 10 बजे ही पूरा हरम जो है फुल हो जाता है, 9 बजे। तो हम ये समझे कि साहब चलो हम तो माशाल्लाह बम्बई में या अपने इलाके में 11 बजे उठते थे, 11:30 बजे फिर गुस्ल करेंगे, कपड़े पहनेंगे, फिर जाएंगे। जी नहीं, वहाँ ये करें आप कि फ़जर की नमाज हरम में पढ़ने के बाद फ़ौरन आ जाए, नाश्ता कर ले, नाश्ते के बाद गुस्ल वगैरह करे, कपड़े पहने और 9 से पहले पहले हरम पहुँच जाए आप, 9 से। हाँ, जो आज शख्स माजूर है कि उसको बार बार पेशाब आता है वो बाहर सहन में नमाज़ पढ़े, लेकिन जो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे माजूर नहीं है तो वो जुमे के दिन ख़ास तौर पर इसका अहतमाम करे कि वो जो है 9 से पहले पहले अंदर हरम के पहुंच जाए, वरना सिक्योरिटी हो जाती है, गेट बंद हो जाते हैं, बिल्कुल अंदर जाने नहीं देते आपको। ठीक है, इसका ख्याल रखें। उसमें और एक बात है कि आपकी फ़्लाइट 2 तारीख को है यहाँ से। आप 11 दिन मक्का मुकरमा में रह रहे हैं, फिर 8 से 9 दिन मदीना मुनव्वरा रह रहे हैं, फिर आएंगे 2 दिन अजीज़िया में रहेंगे, तीसरे दिन मीना चले जाएंगे। तो हमारा ये पूरा सफ़र हम सफ़र में होंगे, कहीं भी मुकीम नहीं है। 15 दिन से ज़्यादा हम कहीं भी ठहर नहीं रहे हैं, तो हम मुसाफिर हैं। और जैसा कि मुफ्ती साहब ने बताया कि हम ज़ोहर और असर मिलाकर पढ़ सकते हैं। अगर हम इमाम के पीछे मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ रहे हैं तो हम मिलाकर पढ़ सकते हैं, 2 रकात 2 रकात, और मगरिब में 3 रकात और इशा की 2 रकात। तो हम मुसाफिर हैं। ये हमारे जहन में होना चाहिए कि हमारा पूरा टूर मुसाफिर है। हम कहीं भी हम 15 दिन से ज़्यादा ठहर नहीं रहे हैं। 11 दिन मक्का में हैं, फिर 9 दिन हैं, फिर उसके बाद 3 दिन है, और दोनों मिला दें तो 5 दिन, और 5 दिन हज के 10 दिन हैं हम। तो हम टोटल मुसाफिर ही हैं पूरे टूर के अंदर। तो हमें जो है 2 रकात ज़ोहर और 2 रकात असर, अगर हम अपने रूम में पढ़ रहे हैं या अलग से पढ़ रहे हैं, अगर मस्जिद में जा रहे हैं तो पूरी नमाज मिलेगी आपको। ठीक है, और कोई सवाल हज के मुतालिक तो इजाज़त दें मौलाना साहब को। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे भाइयों से भी और मेरे बहनों से भी दरख्वास्त है कि अल्लाह आप दुआ भी करें वहाँ पर, अल्लाह आपके सफ़र को कबूल फ़रमाए, आसान फ़रमाए, इसको हज मबरूर बनाए, तिजारत तबूर बनाए, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला वहाँ की हर इबादत को, हर दुआ को, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस पे हाज़री को अल्लाह बेहद कबूल फ़रमाए। फ़ी अमानिल्लाह, अस्तौदुल्लाह दीनकुम व अमानतकुम व ख़वातिम आमालिकुम। मेरी एक दरख्वास्त रहेगी आपसे मुफ्ती साहब कि मैं आपका नंबर तमाम हुज्जाज कराम को देना चाहता हूं, क्योंकि आप मुफ्ती हैं। तो कोई ऐसा मसला अगर आ गया तो आपको व्हाट्सएप पे हम सवाल करें, उसका अगर जवाब हमें मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी। आप जो हजरात लिखना चाहते लिख लीजिए 94, इसलिए कि आपकी रोमिंग रहेगी वहाँ से, तो आप कर भी सकते हैं जी। 94 22 64 8 3 7। पहले औरंगाबाद लिखिए, याद रहेगा सिटी से आपको। बाद में मुफ्ती मोहम्मद नईम या मोहम्मद नईम भी लिख सकते हैं आप। जज़ाकुमुल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सब नोट कर लें नंबर
कोई भी मसला आता है तो व्हाट्सएप पे कॉल करने के बजाय आप व्हाट्सएप पे सवाल करें, एशियन टूर्स लिखें, इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब जवाब देंगे उसका और हमारे लिए बेहतरी होगी। जज़ाकल्लाह खैर। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, आपने इतनी दूर से सफ़र किया। अल्लाह ताला आपके सफ़र को आसान करे और हम इंशाअल्लाह दुआ में याद रखेंगे हर कदम पर आपके लिए। देखिए, आप लोग सेहत का ख़ास ख्याल रखें। मैं बार बार ताकीद इसलिए कर रहा हूँ कि हुकूमत की जो सख्ती, नए कवानीन सब सेहत की वजह से आए हैं। अभी इस वक्त जो उन्होंने मेडिकल का इतना सख्त कर दिया मामला, ये पहली बार हुआ है ऐसा 30 साल में। तो आप लोग जो है सेहत का ख़ास ख्याल रखें, गर्मी से बचें। वहाँ पर धूप बहुत तेज़ है, गर्मी से बचना है आपको। हमेशा जब भी बाहर निकलें छतरी आपके साथ हो, टोपी लगी हुई हो। और ख़वातीन से दरख्वास्त होगी कि वो चौथे माले पर नमाज़ पढ़ें, ज़ोहर की और असर की। आप अपने रूम से बाहर निकलेंगी, लिफ्ट में जाकर लिफ्ट का बटन दबाएंगी, मस्जिद लिखा है लिफ्ट के अंदर, वो मस्जिद पे चौथे फ्लोर पे या 7वें फ्लोर पे रुक जाएगी, जहाँ पर 2 सेक्शन है। ख़वातीन का एक तरफ है, जेंट्स का एक तरफ है। 4-6 हज़ार ख़वातीन इधर नमाज़ पढ़ती हैं, 4-6 हज़ार ये, और हरम के इमाम के पीछे ही नमाज़ होती है। वहाँ कोई इमाम नहीं है, हरम को लगा हुआ हिस्सा है, वो हरम की नमाज़ होती है। तो जो ज़ईफ़ है, नहीं जा सकती हैं या बीमार हैं, तो वो चौथे माले पर जो मस्जिद है होटल की, वहाँ पर नमाज़ पढ़ सकती है। मगरिब में जाएं, मगरिब ईशा साथ में पढ़ें। असर में भी अगर मौसम अच्छा है तो असर में चली जाएं और तीनों नमाज़ें साथ में। कोशिश ये करें कि आप 11 दिन जो हैं सेहत को, अपनी ताकत को बचा कर रखें, क्योंकि आपका मकसद ज़िंदगी भर की जो तमन्ना है वो हज है। और हज शुरू होगा 23 तारीख से। अभी आपको मदीना जाना है 450 किलोमीटर, फिर 450 किलोमीटर वापस आना है, और फिर उसके बाद उम्रा करना है। वो उम्रा बहुत टेरिफिक होगा आपका। 8 से 9 घंटे लगेंगे आपको, 5 से 6 घंटे मदीना से अजीज़िया मक्का आने के लिए बस में लगेंगे। फिर उसके बाद 1-8 घंटा आराम करेंगे, खाना खाएंगे, और फिर वहाँ से हम बसों के ज़रिए या छोटी छोटी गाड़ियों के ज़रिए हम हरम आएंगे। 6 किलोमीटर 5 किलोमीटर हरम है वहाँ से, और फिर वो 25 से 30 लाख लोगों के बीच में उम्रा करना है। तो बहुत टफ है, इसलिए अपनी सेहत का ख्याल रखें आप लोग। अक्सर ये हमारे नदीम साहब जो है खाना खिलाने के चक्कर में बहुत रहते हैं। फ्राई आइटम होटल वाला नहीं दे रहा है, 5 स्टार होटल वाला, तो वो बाहर से इंतज़ाम करते हैं फ्राई आइटम का। रोटी बना नहीं रहे, खुबूस देते हैं वहाँ पर, तो वो रोटी बाहर से। हम ज़िंदगी भर खाना खाए हैं, ज़िंदगी भर हमने खाने में वक्त गुजारा है। वहाँ तो आप हल्की फुल्की चीज़ें खाएं, कम खाएं, ताकि इबादत ज़्यादा से ज़्यादा हो आपकी। हमने ज़िंदगी भर खाना खाया है, तो इसका ख़ास ख्याल रखें। अक्सर होता है नदीम हमारे को कहते हैं, अरे लोगों ने पैसा दिया है। अरे मौला भाई, पैसा दिया है, लेकिन ऐसा खाना होना चाहिए ताकि उनकी इबादत हो। अगर पेट भर कर शकम शेर खाएंगे तो इबादत क्या करेंगे? तो देखें आप, दही छाछ होती है, 2-4 चीज़ें वह अहम है। फ्रूट्स होता है, आपको कोई फ्रूट अच्छा लगता है, होटल पे नहीं है, आप नदीम को बोले फ्रूट है, छाछ है, मैं तो चाहता हूँ कि आपके कमरे में पहुँचा दिया जाए। एक्स्ट्रा होटल का छोड़ दे, हमने पैसा दिया है होटल को पूरा फुल बोर्ड खाने का, लेकिन आपकी सेहत के लिए जो चीज़ें हैं ज़रूरी बहुत, आप उससे जो है पेट भरिए। सालन, फ्राई आइटम, चटपटा आइटम, मीठे, ये तमाम चीज़ें हमने ज़िंदगी भर खाई है। हम फ्रूट खाएं और दही, छाछ, ये ऐसी चीज़ें जो हमारे को सेहत के लिए बेहतर है और जो हमारी इबादत के लिए का ज़्यादा से ज़्यादा हम इबादत कर सकें। आदमी जब ज़्यादा खाना खा लेता है तो उससे नींद आती है, उसको सुस्त हो जाती है तबीयत उसकी। तो कोशिश ये करें आप।
ग्रुप ज़रूर बनाएं आप लोग, 5-6 का ग्रुप बनाएं, कमरे में हो। और भी एक मेरी दरख्वास्त होगी कि हज के जो 5 दिन है उससे पहले हम अजीज़िया में 3 दिन रहते हैं। हज के पहले 3 दिन, 3 या 2 दिन होते हैं, डिपेंड है कि आपका सफ़र कितनी देर में तय हो रहा है। तो 2 रातें हमको अजीज़िया में गुजारनी है और वापस हज से आने के बाद 2 रातें गुजारनी है। तो मेरी आप लोगों से दरख्वास्त होगी, जो फैमिली वाले हैं 4 लोग, वो तो एक कमरा लें, लेकिन जो शेयरिंग में हैं 2-2, तो वो ख़वातीन एक कमरे में हो जाए 5 और 5 जेंट्स एक कमरे में। हम ये अरेंज करेंगे कि बाजू बाजू में दिया जाए उनको, तो आसानी होगी उससे। पर्दे का भी इंतज़ाम रहेगा उसका, क्योंकि वो जो पीरियड होता है हज से पहले 2 दिन का, आप उम्रा करने के लिए जाएंगे मदीना से 6 घंटे का सफ़र, उसके बाद उम्रा की एहराम की हालत में होंगे, फिर वहाँ से हम हरम जाएंगे, कोई 8 घंटे में वापस आता है, कोई 6 घंटे में वापस आता है, अलग अलग टाइम होता है। फिर आने के बाद गुस्ल करना है, एहराम निकालना है। तो अगर हम अलग अलग फैमिली के एक कमरे में 2 पेयर रहते हैं तो मुनासिब नहीं होता है। गुस्ल करना है, एहराम की हालत में है, कपड़े बदलना है, फिर हज को जाने के लिए एहराम पहनना है, गुस्ल करना है, एहराम पहनना है, फिर कोई हज करने के बाद फ्रेश होने के लिए रूम में आता है। तो बेहतर यह है कि अजीज़िया के अंदर 5 लोग जेंट्स एक कमरे में, लेडीज़ एक कमरे में, यह ऐसा मेरा मशवरा है और ये बहुत अच्छा मशवरा है, बहुत बेहतर है। क्योंकि उस वक्त हमको 2-3 मरतबा गुस्ल करना पड़ता है और एक ही कमरे में अगर 2 गैर महरम हैं तो मुनासिब नहीं है। वो थके हुए हैं, बहुत लोग ऐसे हैं कि भाई मीना से आए 2 घंटा आराम करना है, बहुत थके हुए हैं, बीमार हैं, तो वो अकेले खातून कैसे वहाँ पे रह सकती है। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं, सामान लेने जा रहे हैं, ये मसले बहुत ज़्यादा आते हैं वहाँ पर, वो 5 दिनों में खुसूसन। तो वो 5 दिन के लिए, हज के पहले 2 दिन और हज के बाद 2 दिन, तकरीबन मिलाकर 4 दिन या 5 दिन होते हैं वो। तो वो 5 दिन के लिए आप लोग अगर मुनासिब समझते हैं तो नदीम से रिक्वेस्ट करिए। हम ये कोशिश करेंगे कि बाजू बाजू में रूम रहे, जेंट्स का बाजू में और उसके बाजू में लेडीज़ का। तो 5 लेडीज़ रहेंगी तो वो आसानी से, कोई मसला नहीं है, ना पर्दे की ज़रूरत है ना कुछ ज़रूरत है, नहाना है उनको, कपड़े बदलना है बहुत से, और एहराम की हालत में। अब मर्द हजरात ही हैं, ज़ईफ़ है, थक के आ गए, पलंग के ऊपर सो रहे हैं, उधर दूसरी खातून है, मुश्किल हो जाता है, एहराम हट गया। बहुत सारे मसाइल हैं जो मैं पिछले 31-32 साल में प्रैक्टिकल देखता हूँ। इसीलिए सऊदी हुकूमत ने इस मरतबा हज कमेटी को वार्निंग दे दी है कि आपके 1,40,000 जो हाजी आएंगे अजीज़िया के अंदर, वो अलग अलग कमरे में ठहरेंगे, लेडीज़ अलग, जेंट्स अलग, कंप्लीट पूरा टूर उनका 35 दिन का। ये क्यों कि उसकी वजह ये रही कि बहुत सारे उनके पास केसेस आए, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए हज के अय्याम में। वो प्रॉब्लम्स आने के बाद ही उन्होंने पिछले साल कहा था, हज कमेटी ने कहा कि हम इस साल नहीं कर सकते क्योंकि तुमने लास्ट मोमेंट में कहा है, हम इम्प्लीमेंट अगले साल। तो इस साल वो इम्प्लीमेंट हो गया है। हज कमेटी से जितने भी हाजी हज को जा रहे हैं, लेडीज़ अलग कमरे में, जेंट्स अलग कमरे में, पूरा टूर उनका इस तरह ही रहेगा। लेकिन हम आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अजीज़िया में 5 दिन के लिए, तो उसको देखें, आप मशवरा करें और नदीम से आप कहें। रिपोर्टिंग टाइम आपको दिया गया है, 5 घंटा फ़्लाइट से पहले पहुंचना है। अक्सर देखा गया है कि लोग 3 घंटा 2 घंटा पहले आते और इतना परेशान हो जाते एयरपोर्ट पे, क्योंकि वहाँ मसला ये होता कि एक आदमी को छोड़ने के लिए 25 लोग आते हज, और इतनी भीड़ हो जाती है कि कभी कभी ऐसा होता है कि वो बॉम्बे एयरपोर्ट का ब्रिज चढ़ने के लिए कम से कम 2 घंटे लगते, इतनी ट्रैफिक हो जाती है, क्योंकि एक हाजी के साथ 5 गाड़ियाँ आ रही हैं। मेरे को याद है 2018 में या 17 में मालेगांव के 2 हाजी थे, ज़्यादा नहीं 80 लोग छोड़ने आए थे उनको मालेगांव से। एक बस आई थी और 11 या 12 गाड़ियाँ थी, तो वो 80 लोगों को मिल के उनको 1.5 घंटा लगा, और जैसे ही मक्का पहुँचे उम्रा होने के बाद वो बिस्तर पे चले गए। 8 दिन तक बीमार थे आप।
क्योंकि जो एयरपोर्ट पे छोड़ने आएगा तो गले मिल के रोएंगे आप, गले मिलेंगे, आंसू आएंगे आपके आंखों में, आपका दिल और पस्त होगा। तो 2 लोग 1 लोग एयरपोर्ट पे छोड़ने आए, 40 लोग 50 लोग, बेटे भी आ रहे हैं, फला भी बहन भी आ रही है, ये भी आ रहा है, वो भी आ रहा है। नहीं भाई, हम अल्लाह को राज़ी करने के लिए जा रहे हैं, लोगों को बताने के लिए हज को नहीं जा रहे हैं, हम लोगों के लिए हज को नहीं जा रहे हैं। तो इसका ख़ास ख्याल रखें आप, जितने कम लोग होंगे। मुझे एक वाक़या याद आता है, बताना बहुत ज़रूरी है। एक 99 के अंदर मेरे साथ एक हाजी आए थे, एक साहब आए, उन्होंने उस वक्त 2 क्लास चलती थी, एक इकोनॉमी क्लास और एक डिलक्स क्लास। इकोनॉमी क्लास का रेट 65,000 था, डिलक्स का 85,000 था। वो आए, 65,000 रुपये दिया, पासपोर्ट दिया, बोले ये पासपोर्ट है, ये हज को जाने वाले हैं, इकोनॉमी में लगाओ उनका। तो मैंने बताया भाई इकोनॉमी क्लास 4 माले की बिल्डिंग होती है, लिफ्ट नहीं होती है, उस वक्त गादियाँ होती थी, पलंग नहीं होता था, एक कमरे में 8-10 गादियाँ बिछाई जाती थी। तो उसने कहा नहीं इकोनॉमी में लगाओ, उन्होंने हमको कहा है इकोनॉमी में, हमने लगा दिया। उनका नाम अहमद भाई था, मुझे आज तक याद है। तो वो बाद में हमको फ़ोन आया कि भाई वो एयरपोर्ट पे ही आएंगे, आपके ऑफिस में बीच में नहीं आएंगे, वो एयरपोर्ट पे ही आएंगे। वो जिस दिन फ़्लाइट थी, रिक्शे से उतरे, वो गोनी की थैली जो होती है, देखा आपने गोनी की थैली बड़ी वाली, वो थैली उनके हाथ में थी, और वो उतरे एयरपोर्ट से। मैंने देखा, मैं बोला यार ये अहमद ही हो सकते हैं, अहमद भाई। आए, मुझसे सलाम दुआ किया, बोले मैं अहमद भाई हूँ, मैं कोई आपको छोड़ने नहीं, बोले मैं अकेला रिक्शे में आया हूँ। दे दिया उनको पासपोर्ट, टिकट वगैरह, वो ले लिए, चले गए, मक्का पहुँच गए। तो मक्का में जो इकोनॉमी क्लास की बिल्डिंग थी, 4 माले की बिल्डिंग थी, लिफ्ट नहीं थी, मट्टी की बिल्डिंग थी वो, उसके अंदर बाथरूम था और सब गादियाँ बिछी हुई थी। तो मैंने ऊपर चढ़ने के बाद 3रे माले पर मैंने मेरा बैग बाथरूम के सामने जो बेड था वहाँ रख दिया कि मैं वो दूंगा हाजियों को, भाई काई को बाथरूम के सामने। तो मैं जब 2 घंटे के बाद गया रूम में, तो मेरा बैग दूसरी जगह रखा हुआ था, वो अहमद भाई वहाँ लेटे हुए थे, मेरा बैग हटाकर। अरे मैं बोला अहमद भाई, मैंने नहीं, बोले मेरे को ठीक है, मेरे को जाना पड़ता बाथरूम, ऐसा वैसा, मैं यहीं बेहतर हो तो ठीक है। हज हो गया, इतना हज उन्होंने किया, पूरे लोगों को कभी फ्रूट लाते थे, कभी कुछ लाते थे, और हर 45 दिन का टूर था, उन्होंने इतना फ्रूट बांटा कि पूछो मत। और मैं ताज्जुब में पड़ा, ये आदमी रिक्शे में आया, इकोनॉमी क्लास में गया, और ये रोज़ाना 100-200 रियाल खर्चा करता है। खैर जहन में था मेरे, सूरत के रहने वाले थे, वापी के। तो एक मरतबा मैं अहमदाबाद बाय कार जा रहा था, मुझे याद आया, मैंने नदीम को फ़ोन किया कि वो अहमद भाई, नदीम छोटा था, मेरे मैनेजर थे, वो अहमद भाई का नंबर दो। तो उन्होंने मुझे नंबर दिया, तो मैं वापी पहुंचने से पहले उनको फ़ोन किया। फ़ोन उन्होंने नहीं उठाया, कोई दूसरे ने, मैंने बोला मैं अहमद भाई से बात करना चाहता हूँ एशियन टूर से। तो एक 15-20 मिनट के बाद वापी के नाके के ऊपर एक गाड़ी आई, बोले आपको लेने के लिए। मैं वो गाड़ी से उनके पीछे गया, तो मुझे जब पहुंचा मैं, तो मुझे ये मालूम हुआ कि अहमद नाथानी उनका नाम है। उनकी पेपर मिल फैक्ट्री 4 थी वहाँ पर, और 3,500 आदमी काम करते थे उस फैक्ट्री में। 3,500 आदमी का वो कंपनी में काम करते हैं, उसकी वो मालिक थे। 2-3 गाड़ियाँ उस वक्त मर्सिडीज गाड़ियाँ खड़ी हुई थी उनके। तो ये हज है, इतना बड़ा आदमी। बाद में मालूम हुआ नाथानी पेपर मिल, बोले तो ये पेपर इंडस्ट्री में माना हुआ नाम है हिंदुस्तान में, उसने ऐसा हज किया। तो एकदम सादगी के साथ हज, हम अल्लाह को राज़ी करने के लिए जा रहे हैं। ये जहन में हो ही ना कि मैं फ़ला हूँ, मैं फ़ला हूँ, मैं फ़ला हूँ, मैं फ़कीर हूँ, मांगने के लिए अल्लाह के दरबार में जा रहा हूँ। ये जहन में अगर आपके होगा तो आपका हज ऐसा होगा कि पूछिए मत, आपके दिल को खुद सुकून महसूस होगा और आपको लगेगा कि वाकई मैंने हज किया है। वापसी में भी गोनी की थैली थी उनके पास, कोई सामान नहीं लाया उन्होंने, वही गोनी की थैली थी, 4 जोड़ी कपड़ा था उसमें। आज तक मुझे याद है वो किस्सा, जब 25-26 साल हो गए हैं। तो आप भी दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे हज को आसान करे और कबूल करे हमारे हज।
जैसे मैंने आपको कहा, घर के हालचाल के लिए टाइम फिक्स कर लीजिए, 3 दिन में एक मरतबा फ़ोन करिए आप लोग, 3 दिन। बहुत इमरजेंसी है तो बोलिए ये टाइम में हमको फ़ोन करना, हम लोग ये टाइम पे हरम में नहीं रहेंगे, होटल में रहेंगे। टाइम फिक्स कर लीजिए, उनको भी आसानी, आपको भी आसानी होती है। वहाँ पे जितने भी प्रोग्राम होंगे हमारे ग्रुप में ही होंगे। जैसे ज़ियारत के लिए जाना है, मस्जिद नबी की ज़ियारत है, या फिर हरम की ज़ियारत है, अंदर हरम के में ज़ियारत के लिए ले जाते हैं मौलाना नासिर नदवी, तो ख़ास ख्याल रखें कि सब लोग साथ में रहें। अक्सर उसमें 2 लोग लेट हो गए तो उसकी वजह से 50 आदमी लेट हो जाते हैं, नमाज़ें चली जाती हैं। तो जो टाइम आपको दिया गया टाइम टेबल, उसके ऊपर आप लोग अमल करें तो आसानी होगी, सबको सहूलत होगी। एयरपोर्ट पे 5 घंटा पहले पहुंचिए। एयरपोर्ट के ऊपर आपको जो बोर्डिंग पास मिलता है वो आपके पासपोर्ट पे जो आपका नाम होता है उसी हिसाब से वो कंप्यूटर से बोर्डिंग निकलता है। अगर अल्फ़ाबेटिकल नाम अलग अलग है तो आपकी सीट अलग अलग होगी, ये याद रखिए। नहीं तो अक्सर ये होता है, नदीम साहब यहीं से तुमने शुरू कर दिया, लेडीज़ मेरी बीवी वहाँ पर है और मेरा सीट यहाँ पर है, तो वह आपका अल्फ़ाबेटिकल जैसा नाम होगा पासपोर्ट पे वैसे ही आपको सीट मिलने वाली है। वो बाद में अंदर जाने के बाद अंडरस्टैंडिंग करके एक्सचेंज करके हो जाता है, क्योंकि 40, 45, 50 लोग हैं, एडजस्टमेंट कर लेंगे नदीम। जद्दा एयरपोर्ट उतरने के बाद कस्टम, इमिग्रेशन सब लोग एक जगह जमा हो और ग्रुप की शक्ल में ही एक बस में बैठकर जाएं। नदीम वहाँ आपको गाइड करेंगे, नहीं तो आपको वहाँ पर हज मिनिस्ट्री के वॉलंटियर होते हैं, लेके चले जाते हैं, बोलना हमारा ग्रुप लीडर उधर है, हम सब साथ में जाएंगे। वो लोग लेके चले जाते हैं जल्दी क्लियरेंस, तो 10-5 लोगों को अलग बस में बैठा दिया, बाकी दूसरे बस में नहीं। हम सब पूरे एक बस में जाना चाहते हैं, एक ही जगह एक बस में जाएं आप लोग, तो नदीम के साथ रहे, पूरा ग्रुप बनाएं। सब आप एक दूसरे को बैग के ज़रिए पहचान लेंगे, बैग के ज़रिए पहचाना जाएगा। शोल्डर वाला बैग गले में रहे आपका, सब एक दूसरे को स्कार्फ, लेडीज़ स्कार्फ के ज़रिए पहचाना जाएगा और बैग के ज़रिए पहचाने जाएगा। व्हाट्सएप पे कॉल कर रहे हैं, उसका 25 रुपये 85 पैसे का रेट है। कल मैंने इंक्वायरी किया था, जिसमें TCS और GST और फॉरेन टैक्स वो सब मिलाकर 25-85। तो अगर आप लोगों को रुपीस में अमानत जमा करना है तो मेरे ऑफिस में जमा करके उसकी रसीद ले सकते हैं। उसका कितना रियाल होगा लिख दिया जाएगा, वो रसीद आप वहाँ बताएंगे, आपको पैसे मिल जाएंगे, जब जितने पैसे चाहिए मिल जाएंगे आप। एक खुसूसी दरख्वास्त ये है कि जैसे कि आपको पता है पिछले साल 2025 में हमारा 40,000 का कोटा काट दिया गया था सऊदी हुकूमत ने। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि हम पेमेंट देने में डिले हो गए थे। हमारी इंडियन गवर्नमेंट जो है वहाँ की सऊदी मिनिस्ट्री में पेमेंट ट्रांसफ़र करने में डिले हुई और उन्होंने वो सख्ती की और वो कोटा काट दिया। उसकी वजह ये थी कि उन्होंने जो शेड्यूल बनाया था
उस शेड्यूल के मुताबिक हम लोगों ने, इंडिया गवर्नमेंट ने और टूर वालों ने भी उस शेड्यूल के मुताबिक काम नहीं किया। वो इसलिए नहीं किया कि हमारे हिंदुस्तान में पिछले 40-50 साल से रिवाज है कि कल ईद है तो आज कुर्ते के बटन देखे जाते हैं, कपड़े इस्त्री है कि नहीं। सुबह ईद है तो रात में याद आती है उनको। तो सऊदी गवर्नमेंट ने 2024 में ही एक शेड्यूल बनाया था कि 2025 हज के लिए हज से 6 महीना पहले मीना, अरफात, मुजदलफा का पेमेंट 100% करना है 6 महीना पहले, और हज से 4 महीना पहले वीज़ा इशू हो जाएगा और 3 महीना पहले वीज़ा निकलना बंद हो जाएगा सिस्टम से। ये शेड्यूल 26 में भी बनाया, जैसे इसीलिए आप लोगों का वीज़ा 1-1.5 महीना पहले लग गया। अब उन्होंने 2027 का शेड्यूल भी निकाल दिया है। जुलाई के अंदर बुकिंग शुरू होगी, अगस्त के अंदर पेमेंट भरना है मीना का, नवंबर में जो है हज के होटल के एग्रीमेंट करना है, दिसंबर तक पूरा पेमेंट वहाँ चला जाना चाहिए, जनवरी में वीज़ा स्टार्ट होगा, 31 जनवरी को वीज़ा डेट बंद हो जाएगी 2027 की। तो आप लोग अभी से अपने मोहल्ले, रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब में ये बता दीजिए कि 2027 की बुकिंग जून से ही शुरू हो रही है, और हमारी तो 2027 का पूरा प्रोग्राम आ चुका है, पूरा शेड्यूल बन चुका, पूरा तरतीब हो चुका है, और इंशाल्लाह वो आपको भेज दिया जाएगा। 2027 का पूरा शेड्यूल बुकिंग हम कल से शुरू कर चुके हैं 2027 की, क्योंकि जुलाई में ही पूरा मीना, अरफात, मुजदलफा का पेमेंट करना है, और अगस्त में से 20 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में पूरे होटलों के एग्रीमेंट करना है, और दिसंबर में वीज़े शुरू हो जाएंगे इशू होना। तो 6 महीना पहले सब कुछ कार्रवाई मुकम्मल होगी 2027 की। तो जो लोग अगले साल हज को जाना चाह रहे हैं, आपके दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार, उन तक ये कन्वे करें। 2027 का प्रोग्राम हमारा रेडी है, वो आप लोगों को भेज दिया जाएगा व्हाट्सएप पे इंशाल्लाह। हम लोगों ने जितने भी सामान दिए हैं, 12 चीज़ें हैं, वो सब सामान लेकर जाए आप। दोनों ट्रॉली बैग है, अम्ब्रेला है, 2 थैलियाँ हैं, बैग पैक है, हरम में ले जाने वाला बैग है, और कैप है। वो तमाम चीज़ें, जिन लोगों को कैप नहीं मिली है अभी कैप ले लें, और आई कार्ड सब के तैयार हैं, वो आई कार्ड भी ले लें आप लोग। मैं फिर आप लोगों से माफ़ी का तलबगार हूँ कि जो 2025 में जिन्होंने बुकिंग की थी वो हज को नहीं जा पाए, उस वजह से आप लोगों को काफ़ी तकलीफ़ हुई, लेकिन आपको सब चीज़ें पता है। उसके लिए मैं फिर आपसे एक बार माफ़ी का तलबगार हूँ, और इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे इस साल हमारा हज आसान हो, खैरियत से हो। एक बात मैं आपको ये बोलना चाह रहा था कि देखिए, मेरे 4 ऑपरेशन हुए हैं हार्ट के, 3 एंजियोप्लास्टी और 1 बाईपास। उसके अलावा मुझे शुगर भी है, 3 मरतबा इंसुलिन लेता हूँ, यूरिक एसिड। उसके अलावा रेटिना मेरा दोनों डैमेज है, मैं 4 फुट से ज़्यादा मुझे नज़र नहीं आता। अक्सर लोगों को शिकायत होती कि हम सलाम करते, नसीर भाई जवाब नहीं देते, तो मुझे नज़र नहीं आता है और गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। तो मैं पहले से आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि हज के अय्याम में अगर कुछ सख्ती बरतूँ, मैं कुछ डांट दूं या कुछ बात गुस्से में कह दूं, तो उसके लिए मैं पहले से माफ़ी चाहता हूं। मैं तो हज से पहले रो रो कर, गिड़गिड़ा कर खाने काबा को पकड़ कर दुआ मांगता हूं अल्लाह ताला से कि मेरा हज आसान हो और मैं हज में झगड़ा न करूं किसी से। ये मैं पिछले 30 साल से दुआ करता हूं। और जैसा कि मैंने कहा, सबसे ज़्यादा हाजी को गुस्सा आता है वो हालत एहराम में और मक्का में। मैं हर साल झगड़ता हूं, और किससे झगड़ता हूँ? कभी बस वाले से, कभी मौलिम के सऊदी से झगड़ता, क्योंकि वो गलत काम ऐसा कर देते हैं कि पूछिए। अब मैं कहता हूँ अरफात में जाना है तो राइट टर्न ले ले, वो सीधा चला जाता है, सीधा गया 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर 4 घंटे भटक गया। तो लामोहला गुस्सा आ जाता है, क्योंकि मैं आगे बैठता हूँ रास्ता बताने के लिए। कभी मौलिम है, बराबर इंतज़ाम नहीं कर पाता, तो उससे तो मैं गिड़गिड़ा कर दुआ मांगता हूँ कि मेरे को गुस्सा ना आए, लेकिन
हो ही जाता है मामला। तो दुआ करें अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे और सब्र दे मुझे। तो मैं आपसे पहले ही माफ़ी चाहता हूँ कि आप लोग उसका बुरा ना माने। कभी दूर से आपने सलाम किया, मेरे को नज़र ही नहीं आया तो मैं क्या जवाब दूंगा आपको। तो आप ये समझेंगे कि यार देखो नसीर साहब जवाब ही नहीं दे रहे हैं, और फिर गुस्सा भी आता है, बहुत ज़्यादा जल्दी आ जाता है। इसलिए मैं अवॉइड करता हूँ बहुत सी चीज़ों को। तो इंशाअल्लाह मैं रहनुमाई करूँगा। 32वां हज है मेरा, और मेरा ये शौक़ है, मैंने ये हाजियों की रहनुमाई अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर अपनी सेहत के लिए दुआ किया हूँ कि अल्लाह मुझे सेहत दे, ताकि मैं जब तक सेहतमंद रहूँ हाजियों की रहनुमाई करूँ। 80% 90% मेरे घर के रिश्तेदार बच्चे सब बोलते हैं तुम काहे को जाते, अब क्या ज़रूरत है तुम्हारे को जाने की, नदीम संभालिया। लेकिन मैं बोलता हूँ कि मेरा दिल ही नहीं लगता हज में। जब तक मैं हाजियों की खिदमत नहीं करूँ मेरे को मज़ा ही नहीं आता, ज़िंदगी का लुत्फ़ ख़त्म हो जाता मेरा। तो मैं इंशाअल्लाह पूरी अपनी कोशिश करूँगा, जितना ज़्यादा हो सकेगा मैं पूरी रहनुमाई करूँगा। लेकिन मैं भी इंसान हूँ, गलती हो सकती है मुझसे भी, नदीम से भी हो सकती है, कभी कभी होता है। हमारे समझ में कुछ आता है, वो अरबियों के समझ में कुछ आता है, मिनिस्ट्री वालों के समझ में कुछ आता है, तो चलता है। वो इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे और अल्लाह हमारा सफ़र आसान करेगा। और हम अगर मिलकर एक फ़र्द ख़ानदान की तरह अगर हम वहाँ रहे तो इंशाअल्लाह हमारा सब मामला आसान हो जाएगा। खुसूसन नौजवानों से मेरी दरख्वास्त होगी कि जो ज़ईफ़ लोग हैं, ख़वातीन हैं, बीमार हैं, बूढ़े हैं, उनकी मदद करें, अपने वालिदैन की जैसा समझे उनको, और उनको साथ लेकर चलें आप लोग। बहुत बड़ा अजर है इसका, बहुत बड़ा अजर है। आप दूसरों की मदद करेंगे अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। और कोई सवालात रह गए हैं तो बिल्कुल करें आप, बाकी तो तकरीबन चीज़ें मैंने बता दिया हूँ। और भी कुछ चीज़ें अगर आपको पूछना है, याद नहीं आ रही हैं, तो आप व्हाट्सएप पे मुझे भेज सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। मैं रात में 11 बजे तक जवाब देता हूँ, 11 साढ़े 11 तक। जो ट्रॉली बैग हम लोगों को दिया गया है, एक बड़ा एक छोटा और एक बैकपैक, बाकी बैग भी है। तो मेरा क्या सवाल ये है कि जो छोटा ट्रॉली बैग है वो केबिन बैगेज बन सकता है, तो केबिन बैगेज होगा तो वो हम लोगों को अपने साथ होटल ले जाने के लिए देंगे कि नहीं सऊदी? अच्छा सवाल है। देखिए एक बड़ा बैग जो 24 इंच का है वो आप लगेज में डाल दीजिए। उसमें 6 जोड़ी कपड़ा होना चाहिए, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लॉन्ड्री है वहाँ पर। 6 जोड़ी कॉटन के पैजामे कुर्ते, एक बेडशीट सिंगल जो मुज़दलिफ़ा में काम आएगी, अंडरवेयर वगैरह, दवाएं वगैरह ये रख लें उसमें, उसको लगेज में डाल दें। और जो 20 इंच का है वो आप कैबिन में ले जा सकते हैं आराम से, वो और बैकपैक दोनों भी ले जा सकते हैं। बिल्कुल वो साथ में ले जाएं आप, बिल्कुल ले जाएं उसको, बोलो हैंड बैग है हमारा ये। और जो बैगेज आप देंगे बड़ा वाला, उसके ऊपर स्टिकर लगाएं, रॉयल सफ़वा ऑर्चिड और नदीम का सऊदी का मोबाइल नंबर और आपका इंडिया का मोबाइल नंबर, स्टिकर लगाएं उसके ऊपर। वो लेमिनेट आता है ना, कि वो निकले ना स्टिकर, क्योंकि वो फेंकते हैं एयरलाइन में, यहाँ से वहाँ, वहाँ से जिद्दा, फिर बस में चढ़ाते, अब तो ट्रक में लेके जाएंगे वो लोग। तो वो स्टिकर मजबूत लगा हुआ रहना चाहिए, और बड़ा, थोड़ा बड़ा साइज़ का हो बैक पैक में। और छोटी जो 20 इंच की ट्रॉली है वो उसमें आराम से वो लगेज में चला जाएगा आपका। कम से कम सामान ले जाएं, जितना कम हो सके सामान ले जाएं। देखिए ये जो हज है ये रिहर्सल है। कफन देखा होगा आपने, 2 एहराम की चादरें हैं, ये कफन है। हमको दुनिया छोड़ना प्रैक्टिस करा रहा है अल्लाह ताला कि आप दुनिया को छोड़ें, तो कम से कम सामान ले जाएं। ये सफ़र भी वैसे ही है। देखिए आप सबसे पहले रॉयल सफ़वा ऑर्चिड में जाएंगे, 5 स्टार होटल है। उसके बाद आप मदीना मुनव्वरा जाएंगे, 3 स्टार होटल है, ग्रेड कम हो गया उसका। फिर उसके बाद जब आप अजीज़िया जाएंगे तो ना होटल है, ना 2 स्टार है, ना 1 स्टार है, बिल्डिंग है। वहाँ कोई रूम सर्विस, कोई फैसिलिटी नहीं है वहाँ पर। हाँ बेड है,
बाथरूम है अटैच, खाना नीचे, डाइनिंग हॉल है, वो तमाम चीज़, लेकिन बिल्डिंग अपार्टमेंट है वो। उसके बाद जब आप मीना जाएंगे, न बिल्डिंग है न होटल है, वहाँ तो टेंट है। फिर उसके बाद आप जब अरफात जाएंगे तो बड़ा शामियाना है, 100 लोगों का शामियाना होता है, इधर लेडीज़ उधर जेंट्स। और फिर वहाँ से जब आप निकलेंगे मुज़दलिफ़ा तो आसमान है और नीचे ज़मीन है, कुछ नहीं। वो जो चादर है, बेडशीट, वो बिछाना है आपको और खुले आसमान के नीचे रात गुजारना है। तो ये आपको रिहर्सल है, 5 स्टार 3 स्टार बिल्डिंग, फिर टेंट, फिर शामियाना और बाद में कुछ भी नहीं। तो आपको जहन बनाना है आपका कि हमको एक दिन ज़मीन में जाना है, 2 कफन रहेंगे हमारे साथ, लोग छोड़ के जाएंगे। हमें आखिरत की तैयारी करना है, अल्लाह को राज़ी करना है, ये सब छोड़ कर जाना है हमें। ये प्रैक्टिस करा रहा है अल्लाह ताला की, हम दुनिया को छोड़ना है हमें एक दिन। देखिए आप सीक्वेंस देखिए ना आप, ये मुज़दलिफ़ा में कुछ नहीं है, बिस्तर बिछाना है, वो चादर, और रात गुजारना है आप खुले आसमान के नीचे। हमारे साथ जो शेड्यूल आप लोगों ने शेयर किया है, जो हमको दिए हैं 30 डेज टूर का प्रोग्राम जो दिया है, उसमें मुज़दलिफ़ा से मीना का जो आना है वो लिखे हैं कि इंडिविजुअल अरेंजमेंट, या तो मतलब पैदल चले या फिर अपनी अरेंजमेंट जी। तो वो मेरा कहना सवाल ये है कि वो तो ग्रुप में तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा, और लोग सब अकेला अपनी इसमें छोड़ा जाएगा। आपका उसमें राय क्या है आपका? देखिए मुज़दलिफ़ा से मीना का जो सफ़र होता है, हम लोग पूरी कोई, हमारे पास 83 हाजी हैं टोटल, ग्रुप हमारा 83 का है और एक फुरकान 84 है हम लोग। तो 2 बसें हमको मिलेगी, हमने 2 बस का पैसा भरा है। वीआईपी जो बस है वो 2 बस का एक्स्ट्रा पैसा भरा हुआ है हमने, वो गवर्नमेंट की बसें नहीं है, मौलिम की बस नहीं है, हमने एक्स्ट्रा पैसा भर कर वो बस लिया हुआ है। तो हम कोशिश ये करते हैं कि जब हम अरफात से निकलते हैं तो बस को मुज़दलिफ़ा में ऐसी जगह रुकाएं जहाँ पार्किंग हो। अगर हमको पार्किंग बस की मिल गई तो बस हमारे साथ रहती है। फिर हम जब रात भर रात गुजारते हैं और हमको फजर पढ़ना है, वहाँ 4:30 बजे फजर हो जाती है, फजर फ़ौरन पढ़ के हम जो है वो बस में बैठकर कोशिश करते हैं कि मीना में जो ब्रिजेस, क्योंकि नीचे गाड़ी नहीं, बस नीचे नहीं उतरती, कोई भी गाड़ी नीचे उतरती नहीं है, 2-3 ब्रिजेस हैं ऐसे आड़े, एक किंग फैसल है, एक किंग खालिद है, एक किंग अब्दुल अजीज़ है। तो हमारे टेंट के ऊपर से किंग अब्दुल अजीज़ जाता है। तो हम ये 2 ब्रिज, अब्दुल अजीज़ या किंग खालिद, ये 2 ब्रिज पर गाड़ी बस चढ़ाने की कोशिश पूरी करते हैं हम सुबह के वक्त में। वो ड्राइवर को सेटिंग करते हैं, उसको बोलते हैं तेरे को पैसे देंगे हम 200-400-500 रियाल, और हमको वो ब्रिज पर वहाँ उतार दे। वो अगर ब्रिज पे उतर गए हम तो पैदल हम आधे घंटे में पहुँच जाएंगे, पूरा ग्रुप साथ में होगा। इन केस अगर हमको मुज़दलिफ़ा में पार्किंग बस की नहीं मिलती है, तमाम पार्किंग फुल हो जाती है, तो फिर हम उसको कहते हैं कि कहीं रोड पे करीब हमको उतार दे, जो मीना से बिल्कुल करीब हो, और हम रात गुजारते हैं और पूरे ग्रुप की शक्ल में फजर की नमाज़ पढ़ के हम पैदल चले जाते हैं। तो वहाँ से तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर का रास्ता है। 1 घंटे में सुबह सुबह हम 8-9 बजे तक हम हमारे टेंट में पहुँच जाते हैं। ये 2 ऑप्शन होते हैं, ये 31-32 सालों में यही 2 ऑप्शन चलते हैं। तो पहले ऑप्शन पे हम ज़्यादा कोशिश करते हैं कि ड्राइवरों को कन्विंस करें, और गाड़ी हम ड्राइवर हाजियों को बोलते हैं कि बस पार्किंग हो गई, उसके अतराफ में बिछाओ बिस्तर, गाड़ी के सामने बिछाओ बिस्तर, ताकि वो गाड़ी जाए ना बस। ये हमारा 30 साल का मामूल है। लेकिन अगर पार्किंग नहीं मिलती है, फुल हो जाती है सब मुज़दलिफ़ा में पार्किंग, तो रोड पे खड़े रहने नहीं देते, हाजी को उतरने देते हैं, बस को भगा देते हैं पुलिस वाले। उस शक्ल में फिर हमको पैदल चल के जाना पड़ता है। तो वो दोनों ऑप्शन है, पहला ऑप्शन, और वो उस वक्त तो मैं रहूँगा आपके साथ, नदीम रहेंगे, पूरा ग्रुप रहेगा, और वो फजर के बाद जाना है हमको।
धूप में नहीं जाना है। हम तो 9 साढ़े 9 बजे से पहले इंशाल्लाह टेंट में पहुंच जाएंगे। बाकी रहा जमरात को मारना, वो टाइमिंग गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है। वो सऊदी गवर्नमेंट हर मुअल्लिम को, सर्विस प्रोवाइडर को देती है, तुम्हारे हाजी ये टाइम पर जाएंगे। वो हमें बोलता है फिर कि तुम्हारे 83 हाजी हैं, तुम्हारा पहले दिन का टाइम ये है कंकरी मारने का, दूसरे दिन का ये है, तीसरे दिन का ये हम कम्युनिकेट वहाँ पर करेंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें वहाँ जाके मालूम होने वाली हैं, तो हम वो सब वहाँ बताएंगे आपको इंशाल्लाह। और कोई सवाल आपके? पासपोर्ट तो आप लोगों के पास ही है। हाँ, नहीं, हम लोग ये हमारा सर्विस प्रोवाइडर मक्का में है, वो देने वाला है, वो नुसुक कार्ड देगा आपको। और वो जो ऐप है, वो आप जो सुविधा ऐप डाउनलोड करेंगी मोबाइल पे, उसमें सब कुछ है जो घड़ी के अंदर है। प्राइवेट टूर को सुविधा ऐप मोबाइल के ऊपर दिया जा रहा है, जिसमें हर इंफॉर्मेशन, आप मक्का के अंदर कहाँ खड़ी हैं वो मालूम हो जाएगा उनको। वो सब पूरा वो ऐप के अंदर हर चीज़ है, तो वो डाउनलोड करिए मोबाइल पर आप, सुविधा ऐप। सवालात आपके जहन में आए बेझिझक पूछिए, ताकि और लोगों को फ़ायदा हो सकता है मेरे को याद ना हो, मैंने ना कहा हो और आपके जहन में वो बात आ गई हो। जी, वो इंशाल्लाह वहाँ पर आपको बताएंगे, सब स्टिकर लगे रहेंगे। हमारा जो सर्विस प्रोवाइडर है रॉयल सफवा ऑर्चिड में आज रात में या कल रात में स्टिकर लगा देगा रूल्स एंड रेगुलेशन के। अजीजिया जब हम पहुँचेंगे वहाँ लगा हुआ होगा, नए नए रूल्स रेगुलेशन, हमें पता नहीं है क्या है इस साल के रूल्स, वो हम जहाँ जहाँ ठहरेंगे वो वहाँ पहले से लगा दिया होगा। बड़े बड़े स्टिकर लगते हो, 23x20 के स्टिकर लगते हैं। और नए रूल्स रेगुलेशन, वो जो सुविधा ऐप है उसके अंदर पूरे रूल्स रेगुलेशन आएंगे, सऊदी गवर्नमेंट के जो भी इंस्ट्रक्शन होंगे वो ऐप में आपको आएंगे। आई कार्ड दे दिए, हाँ, आई कार्ड दिए जाएंगे सबको, जिन्होंने नहीं लिया है आई कार्ड ले लें। उसके अलावा जमज़म का स्टिकर हम दे रहे हैं हर हाजी को एक, क्योंकि जमज़म एक जैसे होते हैं, वो एयरपोर्ट पे बहुत मुश्किल होती है आते वक्त, तो हमने वो स्टिकर बनाया है, वो एक एक स्टिकर हर हाजी को दिया जा रहा है और एक कैप दी जा रही है। तो 3 सामान है जो यहाँ से ले लें। दूसरी बात ये कि हमारे पास इस साल 3-4 क्लासेस थी। एक तो 14 दिन का था टूरिस्ट क्लास पैकेज, जिसमें वीआईपी मौलिम थे, उसी तरह डिलक्स क्लास 24 दिन और 30 दिन का, और एक बजट क्लास था हमारे पास जिसमें जोन 5 था और कैटेगरी डी थी। लेकिन तकरीबन तमाम हाजी हमारे अपग्रेड हो गए हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि 4 किलोमीटर 50 डिग्री टेम्परेचर में वो पैदल जाएं। 4 किलोमीटर है वो कैटेगरी डी। और मैं नदीम से कहा था कि किसी भी तरह कम से कम खर्च में वो लीजिए, तो नदीम ने बहुत डिस्काउंटेड रेट में हमें 1600 रियाल फ़ी हाजी भरना पड़ा कैटेगरी ए करने के लिए, क्योंकि जोन 2 में कैटेगरी ए बी नहीं थी, जोन 2 था और कैटेगरी बी थी हमारी डिलक्स क्लास में। लेकिन उन्होंने कहा हमारे पास अवेलेबल नहीं है, अगर आपको कैटेगरी बी चाहिए तो जोन 3 में जाइए। जोन 3 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर था, तो मैंने कहा ठीक है हम कैटेगरी ए लेंगे, जोन 2 में हमें कैटेगरी ए दो। तो हमने 1600 रियाल का उसको डिफरेंस भरा, जो आप लोगों से नहीं लिया गया है। उसके अलावा कल ही आज का पेपर है, बॉम्बे का आज का पेपर है ये, इसमें 10,000 रुपया टिकट बढ़ा हुआ लिखा है, जबकि टिकट 15,000 रुपया बढ़ा है।
तमाम टिकट एयरलाइंस के 15,000 रुपये बढ़े। ये वार की वजह से उन्होंने फ्यूल टैक्स लगाया, वो भी हमने आपसे नहीं लिया। तो हमने जहाँ तक हो सका हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है 60-65 हाजी 25 के पैसे भरे हुए हैं। तो हमारे को खुद वो महसूस हो रहा था, हमने बोले देखा है अल्लाह मालिक है, देखा जाएगा। लेकिन बजट क्लास के जो लोग अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन सब ने कर दिया है कि मैं ये चाह रहा था कि सब एक साथ हज करें, क्योंकि 4 किलोमीटर 50 डिग्री टेम्परेचर में एयर कूल टेंट है। वो डी जो कैटेगरी है उसमें एयर कूल टेंट है, एयर कंडीशन नहीं ही है। तो 50 डिग्री में एयर कूल टेंट में बैठना मुश्किल है। तो वो अपग्रेड किया है हमने, जो अपग्रेड तकरीबन मेरा ख्याल है सब ने कर लिया है। तो वो बजट क्लास में हमने वो अपग्रेड कर दिया है। खाली उनके होटल अलग हैं, मक्का और मदीना में होटल अलग है, बाकी मीना अरफात यहाँ तक कि बस का भी डिफरेंस हमने नहीं लिया है उनसे। बसें भी 2 ही बसों के अंदर तमाम हाजी हमारे सफ़र करेंगे, बजट क्लास के भी, खाली उनका मक्का में और मदीना में होटल अलग रहेगा। और कोई सवालात हों आपके? सेहत का ख्याल रखिए, सबसे अहम मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत ज़रूरी, बहुत ज़रूरी, बहुत ज़रूरी है आपकी सेहत। अगर आप वहाँ बीमार पड़ गए तो बहुत मुश्किलें हैं, बहुत मुश्किलें। 1-1 घंटा 2-2 घंटा लाइन में लगना पड़ता है हॉस्पिटल के अंदर, और फिर वो ट्रीटमेंट भी नहीं हो पाता, क्योंकि वहाँ 30 लाख की भीड़ होती है। हर जगह आदमी ही आदमी, बीमार ही बीमार, तो और बीमारी लग जाती है हॉस्पिटल में जाने के बाद। तो आप अपनी दवाएं डॉक्टर को अच्छी तरह से बता दें, चेकअप कर लें, रेगुलर दवाएं जो आपको हमेशा लगती हैं। आपको खुद पता है क्या होता है, आपको सर्दी है, बुखार है, बदन दर्द है, ये आम चीज़ें हैं। इतना क्योंकि आप यहाँ से एहराम पहनेंगे तो तकरीबन 18 घंटे 20 घंटे के बाद आपका एहराम खुलेगा। उम्रा होने के बाद एहराम की आदत नहीं होती है, इतनी मेहनत मशक्क़त की आदत नहीं होती है, तो आदमी थक जाता है, बुखार आ जाता है उसको। तो सेहत का ख़ास ख्याल रखें आप लोग। शुगर जो पेशेंट शुगर पेशेंट है, अपनी शुगर को बिल्कुल मेंटेन करें, खाने पर बिल्कुल कंट्रोल करें। ज़िंदगी भर आपने खाया है, तमाम बीमारियों की जड़ खाना है, तमाम बीमारियों की। पेट खराब, क्योंकि माहौल अलग है, वहाँ का माहौल अलग है, इंडिया का माहौल अलग है। इसीलिए अरब लोग तेज़ नहीं खाते, मिर्ची बिल्कुल नहीं खाते। उसकी वजह यह है कि वहाँ का माहौल वैसा है। अगर उतनी मिर्ची आप जो या इतनी खाते हैं यहाँ पर, वही वहाँ खा लें, बहुत मुश्किल मामला है, बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे आप लोग। तो खाने में परहेज़ करें, वेज खाएं, दही सबसे ज़्यादा खाएं, छाछ है, दही है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए। साथ में आप विटामिन सी की गोली, मैंने लिखा हूँ उसमें, विटामिन सी की टैबलेट ले लें 1 पैकेट। उसके अलावा वो इलेक्ट्रॉल पाउडर है, वो इलेक्ट्रॉल पाउडर के पाउच ले लें 2 दर्जन 3 दर्जन, पानी में डाला, भिगाया, पी लिया। 2 गिलास अगर आपने पी लिया 11 बजे और शाम में 4-5 बजे, फ्रेश, डिहाइड्रेशन नहीं होगा आपको। सबसे बड़ा प्रॉब्लम डिहाइड्रेशन का, क्योंकि 50 डिग्री टेम्परेचर धूप में, और माहौल चेंज है। हमारे यहाँ का माहौल और सऊदीया के माहौल में बहुत फ़र्क है। तो सेहत आपकी बहुत अहम है। आप अगर बीमार हो गए तो मतलब क्या है, होटल में पड़े हुए हैं, आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, दवाएं खा रहे हैं, आप हरम में नहीं जा पा रहे हैं, तो इतनी दूर जा रहे हैं, ज़िंदगी भर की तमन्ना है आपकी, और फिर बीमार हो जाना वहाँ जाकर। तो ख़ास आप तो दावत वावत बिल्कुल, मैंने तो एक ऑडियो भेजा था, शायद आप लोगों को मिला कि नहीं मिला। 15 अप्रैल को मैंने कहा था कि सब मिलना जुलना, दावतें सब बंद करिए। आने के बाद दिन में 2 दावत खाइए, आप 3 खाइए, कोई मसला नहीं। आने के बाद बीमार भी हो गए तो कोई मसला नहीं है, इलाज हो जाएगा। ये इंडिया है, पूरा ख़ानदान है आपका, वहाँ कोई नहीं है। वहाँ तो हॉस्पिटल में भी नदीम साथ में हॉस्पिटल दे जाएगा, बाद में आ जाएगा, क्योंकि उसको बाकी के हाजी संभालना है। आप एक हाजी के लिए हॉस्पिटल नहीं रुकने वाला है। तो ख़ास ख्याल रखें आप अपनी सेहत का। सेहत बहुत अहम है, बहुत अहम है। टाइम टेबल, खाने का हर चीज़ लिमिटेड कर दीजिए आप। पानी ज़्यादा से ज़्यादा, इलेक्ट्रॉल ज़्यादा से ज़्यादा, विटामिन सी ज़्यादा से ज़्यादा, इसके ऊपर फ्रूट ज़्यादा से ज़्यादा।
समझ गया, मैं बोल देता हूँ। हाँ, हम लोग यहाँ से जब जहाज़ में चढ़ेंगे तो इहराम पे चढ़ेंगे, तब चप्पल ही तो जायज़ होगा, जूता तो जायज़ नहीं होगा, जूता मोजे वगैरह? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, आप लोग गुसल घर पे करेंगे, जी। एहराम घर पे पहनेंगे, नियत नहीं करेंगे। चप्पल स्लीपर होगी आपकी, 2 चादर, जैसा कि मैंने एहराम का तरीका बताया हूँ यूट्यूब पे, और 2 3 4 बहुत सारे हैं एहराम के अलग अलग तरीके। नियत आपको एयरपोर्ट पे करना है, नदीम जब बोलेंगे तब, क्योंकि इस वक्त आपको हालात पता है, फ़्लाइटें कैंसिल हो रही हैं, अलग अलग टाइमिंग चेंज हो रहे हैं। तो राइट टाइम फ़्लाइट है, नदीम जाके इंक्वायरी करेंगे और फिर कहेंगे कि नियत करिए, वो नदीम आपको गाइड करेंगे इंशाल्लाह एयरपोर्ट पर। फ़्लाइट राइट टाइम है, सब कुछ ओके है, बोर्डिंग मिल गया, कस्टम इमिग्रेशन हो गया, उसके बाद वहाँ मस्जिद है, मस्जिद में जाइए, 2 रकात नमाज़ पढ़िए, नियत करिए। नियत हम एयरपोर्ट पे ही करेंगे, फ़्लाइट में नहीं करेंगे, क्योंकि हम एहराम पहनने के बाद थक जाते हैं, मिलना जुलना, और फ़्लाइट के अंदर जैसी फ़्लाइट टेक ऑफ होती है, बेल्ट खोलते हैं, कभी नींद आ गई और आपको झपका लग गई और एलम की जो मेकात है वो गुजर गई, तो फिर दम देना पड़ेगा। इसलिए हम एहतियात करें कि एयरपोर्ट पे ही हमको नियत करना है, नियत कर लें और सो जाएं आराम से। को एहराम की हालत में सिर्फ स्लीपर, एक एक्स्ट्रा स्लीपर ले लीजिए आप, एक लीजिए पहनिए, एक एक्स्ट्रा स्लीपर ले लीजिए आप। चश्मा, जो लोग चश्मा पहनते हैं 2 चश्मा रखें, खुदा ना खास्ता गुम हो गया तो बहुत मुश्किल मामला है, इसलिए एक एहतियातन चश्मा, और जो दवाएं रेगुलर इस्तेमाल करते हैं और जो आपको लगने वाली दवाएं हैं वो बहुत, और हैंड बैग में 2 दिन की दवाएं, ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट कुछ, वो हैंड बैग में रहना चाहिए आपके, क्योंकि वो बैग जो आप लगेज में देंगे हो सकता है 12 घंटे 14 घंटे या दूसरे दिन आपको मिले, तो इसलिए उसमें कोई ज़रूरी सामान आपका नहीं जाना चाहिए। ख़वातीन का वक्त मदीना मुनव्वरा में अलग अलग है, वो इंशाल्लाह नदीम आपको वहाँ बताएंगे, ग्रुप की शक्ल में जाइएगा ख़वातीन वहाँ पे मस्जिद नबवी में, वो वक्त अलग अलग, कभी वो फजर के बाद करते हैं और असर के बाद करते हैं, टाइमिंग फिक्स करते हैं। अब हज में क्या किया उन्होंने हमें नहीं पता है, वहाँ पहुँचने के बाद इंशाल्लाह नदीम आपको इत्तला करेंगे, इंशाल्लाह नदीम गाइड करेंगे आपको, कदम कदम पर आपके साथ है वो पूरा, वापस आने तक, वापसी में भी आपकी फ़्लाइट में ही है वो, तो इंशाल्लाह हम पूरी रहनुमाई करेंगे यहाँ इंशाल्लाह। जब लेडीज़ का रियाजुल जन्ना में जाने का मतलब इंतज़ाम आप लोगों की तरफ से भी एक होगा या सिर्फ नुसुक ऐप से होगा? देखिए जब हम मक्का उतरेंगे तो हम रिक्वेस्ट डालेंगे नुसुक ऐप पर, लेकिन वो हमारा जो सर्विस प्रोवाइडर है मक्का में वो डालेगा या हम डालेंगे, अभी तक क्लेरिफिकेशन नहीं है उसका, कि इंडिविजुअल हर हाजी अपने नुसुक ऐप पर डाले या ग्रुप में डालेंगे। वो वहाँ जाने के बाद इंशाल्लाह नदीम आपको गाइड करेंगे। अगर ग्रुप की शक्ल में होगा तो हम ग्रुप की शक्ल में डालेंगे, तो परमिट मिलेगा पूरे ग्रुप का एक साथ, ख़वातीन का अलग, जेंट्स का अलग, वो यहाँ इंशाल्लाह वहाँ पर आपको बताया जाएगा। बोलिए। बैग पे स्टिकर ज़रूर लगा लें आप लोग,
होटल का नाम, मोबाइल नंबर आपके हर बैग पे होना चाहिए जो लगेज में जा रहा है। और जो छोटा वाला बैग, हैंड बैग आप कैबिन में रखेंगे उसमें सामान कम रखिएगा। 7 किलो का अलाउड है कैबिन बैग, और 25 किलो साथ में ले जा सकते हैं। उसमें 20 किलो भी डाल सकते हैं आप बड़े वाले में। मेरी खुसूसन ख़वातीन से दरख्वास्त है कि वो बिल्कुल यहाँ से ही इरादा करें कि हम शॉपिंग नहीं करेंगे वहाँ। अक्सर देखा गया है ख़वातीन कितना भी रोकें उनको, वो बहन के लिए ये लेना है, बेटी के लिए ये लेना है, ये जेवर लेना है। नहीं, आप वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने के लिए जा रहे हैं, दूसरा कोई मकसद नहीं है। आपको शॉपिंग करना है। बॉम्बे में जो सामान आप वहाँ 10,000 रुपये का लेंगे, आपको 9,000 में क्राफ्ट मार्केट में मिलेगा। इंडिया में उससे ज़्यादा सस्ता सामान है, उससे अच्छा सामान है। सऊदी अरब की, मक्का की मार्केट में सब चाइना के सामान है और सब सी ग्रेड के सामान है। आप खिलौना लेंगे, आप घर तक पहुंचते पहुंचते ख़राब हो जाएगा। तो कोई फ़ायदा नहीं है वहाँ पर, कोई परचेसिंग ना करे, पैसा ही ना लेके जाएं आप। सिर्फ आपको खजूर लेना है वहाँ पर, बस जमजम हम देने वाले हैं। तो लिमिटेड पैसा साथ में रखें तो फिर आपको शैतान बहकाएगा नहीं। आप मार्केट में जाएंगी, दौड़ेंगी, धूपेंगी, वक्त बर्बाद होगा आपका। फिर एयरपोर्ट पे लोड लेना है, आपको लेके जाना है, कस्टम आपको करना है, सामान आपको उठाना है, वहाँ कोई कुली नहीं है, सब आपको करना है। मकसद नहीं है कुछ, सब कुछ यहाँ बम्बई में मिलता है। हर सामान वहाँ से सस्ता मिलता है क्योंकि वहाँ टैक्सेस ज़्यादा हैं, अपने यहाँ टैक्सेस कम है। हमारे यहाँ सामान दुबई से आता है, उनके पास सामान दुबई से वहाँ जाता है, टैक्स लगता है उस पर। तो जो सामान यहाँ 1,000 रुपये में है वहाँ 1,200 रुपये में। तो यहीं से नियत करके जाएं। आप किसको क्या तोहफ़ा लेना है लिस्ट बनाएं, बाद में आने के बाद यहीं ख़रीदें और दे दें। ना पैसा साथ में ज़्यादा रखें, ना आपका वक्त बर्बाद हो मार्केट में। उसके बाद फिर एयरपोर्ट पे भी झूठ बोलना पड़ता है, मैं तो सोना नहीं लाई हूँ, अंदर सोना निकलता है। तो वो कस्टम ऑफिसर बोलते हैं यार हज को जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो हम ऐसा मौका न दें। हम अपनी ज़िंदगी को बदलने जा रहे हैं। हमारी जो ज़िंदगी गुजरी उसकी माफ़ी के लिए जा रहे हैं, नई ज़िंदगी लिखने जा रहे हैं। तो हमारी ज़िंदगी साफ़ सुथरी हो, एकदम इनकलाबी ज़िंदगी हो आने के बाद, जिसमें न कोई झूठ हो, न कोई गलत काम हो, न हराम की कोई चीज़ हो उसके अंदर। एकदम हमारी ज़िंदगी बदलना चाहिए। लोगों ने कहना हाजी साहब आ रहे, तो हाजी साहब का किरदार उसकी बातों से, उसके रहन सहन, उसके मामलात से नज़र आना चाहिए। हमारे पास नज़र नहीं आ रहा है। हाजी हज करके आ जाता, सामने हाजी लगा लेता, लेकिन उसके ज़िंदगी में कोई तब्दीली नहीं आती। ये नहीं है मकसद हज। हज का मकसद है आपकी ज़िंदगी में तब्दीली आए, आपकी ज़िंदगी में इनकलाब आए, आपके ख़ानदान में उसके असरात पड़े, आपके बाल बच्चों पे, ख़ानदान पे। तो वह हज का मकसद है कि आपका हज कामयाब हुआ, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। खाली जाना और आना होगा। तो अपना किरदार चेंज होना चाहिए आने के बाद। आपका दिल गवाही दे कि ये मैं ये काम कर रहा हूँ गलत है, तो समझ लो आपका हज कबूल हुआ। आपका दिल खुद आपको काम करने से पहले ये गवाही दे, नहीं यार ये गलत है, ये अल्लाह ने नहीं फरमाया और मैं कर रहा हूँ, रुक जाए आप, तो समझ लो आज का हज, आपका हज कबूल हुआ। ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ सहाबा कराम आए थे, कहा हमने पिछले साल हज किया, हमको कैसे मालूम होगा कि हमारा हज कबूल हुआ। तो ये निशानी बताई थी कि कोई भी काम, ये बोतल यहाँ से यहाँ रख रहे हैं आप, तो आपका दिल गवाही दे कि ये बोतल यहाँ रखना गलत है, आप इसको कचरे के डब्बे में डालें। आपका दिल गवाही दे कि ये काम अल्लाह ने नहीं फरमाया, मैं कर रहा हूँ, नहीं करूँगा। ये हज की कबूलियत की निशानी है। वैसा किरदार होना चाहिए आपका। ट्रेनिंग है ये। आप देखो आप कितनी मदद करते हैं लोगों की,
जितनी मदद करेंगे आपको इतना सुकून होगा मैं बयान नहीं कर सकता। एक बीमार की मदद अगर मक्का मुकर्रमा में आप करते हैं, मैंने देखा हूँ लोगों को ऐसी खिदमत की है उन्होंने हाजियों की कि अरे मैं बयान नहीं कर सकता। उनको इतनी सुकून मिला दिल को कि पूछे मत। वह अल्लाह का वादा है, तुम दूसरों की मदद करोगे मैं तुम्हारी मदद करूँगा, ये अल्लाह का वादा है। चलिए ख़त्म करते हैं। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला हमारे सफ़र को आसान करे, कबूल करे, जो बताया गया है हमको उस पर अमल करने की तौफीक दे। जो लोग की 2 तारीख को फ़्लाइट है वो लोग अपना जो हैंड बैग है शोल्डर वाला, पासपोर्ट की कॉपी, टिकट की कॉपी, वीज़ा की कॉपी, हेल्थ कार्ड, ये सब हैंड बैग में होना चाहिए। आप जो शोल्डर वाला बैग है सब की 2-2 कॉपी अलग से रख दें जगह हैंड बैग में, और बाकी ओरिजिनल सब जो है पासपोर्ट, टिकट, वीज़ा सब हैंड बैग में रखें। एयरपोर्ट पे गेट के ऊपर चेक किया जाएगा, आपका अपने पास, लेडीज़ का लेडीज़ के पास। ऐसा ना हो कि दोनों का आप ही रख रहे हैं, ऐसा नहीं करना। यहीं से प्रैक्टिस, क्योंकि लेडीज़ की अलग चेक होगा, आपका अलग चेक होगा। एक स्टिकर दिया जाएगा आपको, पासपोर्ट आपके पास है वो स्टिकर ले लें। जो सर्विस प्रोवाइडर का स्टिकर बहुत अहम है, जो स्कैन होगा जिद्दा एयरपोर्ट पे, वो अभी आप ले लें नदीम से। वो स्टिकर आ गए हैं सऊदी से, तो वो पासपोर्ट पे बैक साइड में लगाना है। नदीम बताएंगे कैसे लगाना है। सब लोग याद से लें वो स्टिकर जिनकी 2 तारीख को फ़्लाइट है, और जिनकी 7 तारीख को है वो भी ले लें। और अगर जो 18 वाले हैं वो भी स्टिकर ले लें। स्टिकर सबके आ चुके हैं, छोटा स्टिकर है, वो बारकोड है, वही स्टिकर स्कैन करेंगे एयरपोर्ट पे। जब तक वो स्टिकर नहीं होगा आप बाहर नहीं निकल सकते। वअतिम्मुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह